नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस फिजिक्स लेक्चर में। दोस्तों, फिजिक्स लेक्चर का ये 9th लेक्चर होने जा रहा है, 9th चैप्टर का, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वेव का मीनिंग होता है लहर। हिंदी में इसको बोलते हैं लहरें। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की। प्रकाश की प्रकाश की इसको हिंदी में बोला जाता है। तो नाम से ही जैसा पता चल गया है कि वो प्रकाश का वो लहरें होती हैं जिसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इसको देखेंगे एक एक पॉइंट को इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक पूरे प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा, तो जाकर उसको देखिए, क्योंकि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ पूरे प्लेलिस्ट का, फिजिक्स का। तो उसको पूरा चेकआउट करिए और अच्छे से पूरी विस्तार से उसको देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, वेव ऑप्टिक्स होता क्या है। तो देखिए, शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट तक अगर बने रहते हैं वीडियो में, तो अगर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो वेव ऑप्टिक्स है क्या? देखिए, ऑप्टिक्स की वो एक ब्रांच जो होती है, यानी वेव ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश का वो एक शाखा है जो स्टडीज लाइट। ये स्टडीज लाइट एज अ वेव, यानी वेव की लहरों को, जो लाइट की लहर है, प्रकाश की जो लहरें होती हैं, प्रकाश की लहरों को डिस्क्राइबिंग करता है। जैसे फिनोमिना क्या होती है, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, व्यतिकरण हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? झुकना। जैसे लहरें क्या होती है, रुकावट के पास मुड़ जाती हैं। अगर मान लीजिए ये एक दीवार है, और कुछ 3D में अगर इसको एक दीवार बना देता हूँ, 3D में कैसे होगा, ये एक दीवार है मान लीजिए, और ये हुआ। अगर लहरें, जो प्रकाश का लहर है, ये वेव जो है, यहाँ से इसको इधर इस साइड जाना है, तो कुछ ऐसे पीछे से मुड़कर ये होते हुए ऐसे जाएगी। तो ये जो लहरें होती हैं वो अपनी दिशा चेंज कर लेती हैं, यानी झुक जाती हैं, जैसे भी इसको झुकना होता है, डिफ्रैक्शन कर लेती हैं। और इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि टकराव, यानी ये जिससे टकराती हैं, टकराने के बाद क्या होती है, एक नया नया नतीजा पर पहुंच जाती है, नया चीज बना लेती हैं। जैसे कि पानी में अगर तेल डाल देते हैं, पानी में अगर तेल तेल डाल देते हैं, या साबुन का जो बुलबुला होता है वो डाल देते हैं, तो उससे पता चल जाता है। पता कैसे चलता है कि इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है? तो इंटरफेरेंस पता करने के लिए, जब पानी में क्या होता है कि साबुन के बुलबुले ऐसे निकली हुई होती हैं, तो जब इसे प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश की किरण जब इस पर आती है, तो आप देखेंगे कि ये रंग बिरंग में ये बुलबुले दिखाई देती हैं। रंग बिरंग में क्या होती है, बुलबुले दिखाई देती हैं। तो ये जो होता है इंटरफेरेंस होता है। यही क्या होता है, इंटरफेरेंस की वजह से ये दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं कि जब किसी चीज, प्रकाश का वो वेव का जो टकराव होता है, वो टकराने के बाद वो किसी और नतीजे पर पहुंच जाती है। और पोलराइजेशन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर दिया, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। यानी हिंदी में इसको क्या होता है, ध्रुवण बोलते हैं। लाइट को एक खास दिशा में फिल्टर करना ही पोलराइजेशन होता है, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई अ रे ऑप्टिक्स। यानी एक ये रे ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं करता है, बल्कि उसकी जो फिनोमिना है, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन, इस चीज़ को ये एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइबिंग करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वेव ऑप्टिक्स है इसको समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। वेव ऑप्टिक्स, जो रे ऑप्टिक्स से नहीं समझते हैं, जैसे लाइट को सीधी किरण की जगह क्या होती है, लाइट क्या होती है, एक सीधी रे में जाती है, लाइट एक सीधी किरण में जाती है, ठीक है। इसके जगह अगर हम एक लहर ऐसे बनाते हुए लेकर जाते हैं लाइट को, जैसे पानी की लहरें क्या होती है, तालाब में फैल जाती है। ये मान लीजिए पानी की जो लहरें ऐसे आप देख रहे हैं, ये तालाब में ऐसे फैलती होती, फैल जाती हैं। अगर उसमें पत्थर आप फेंकेंगे, तो कुछ तालाब ऐसे लहरें आपको ऊपर से दिखाई देंगी। तो ये जो लहरें होती हैं कुछ ऐसे ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे ये लहरें जाती हुई दिखाई देती हैं। तो यही होता है वेव ऑप्टिक्स। यानी रे ऑप्टिक्स नहीं होता, ये होता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है, इसको देखिए, इसमें कोई खास फार्मूला नहीं है, लेकिन हाँ, लाइट की जो वेव स्पीड है, उसको, लाइट की वेव स्पीड क्या होती है, सी इक्वल एफ इंटू लैम्डा। ये क्या होता है, देखिए, ये जो सी है, ये लाइट की स्पीड है। सी क्या है, लाइट की स्पीड है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड होती है। और यफ क्या है, यफ, यफ को फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि कितनी बार लहर क्या होती है, ऊपर नीचे हिलती हैं, यानी प्रति सेकंड, एक सेकंड में लहरें जो हैं ये कितनी बार हिलती हैं, एक सेकंड में ये कितनी बार हिलती हैं, प्रति सेकंड हर्ट्ज में कितनी बार ये लहरें ऊपर नीचे हिलती हैं। और इसमें लैम्डा क्या है, देखिए, सॉरी,
इसमें जो लैम्डा है, ये लैम्डा किससे डिनोट करते हैं? वेव लेंथ को। यानी जो लहरें हैं, दो लहरों के बीच, ये मान लीजिए एक लहर ये हो गया, एक लहर ये हो गया, तो यानी दो लहरों के बीच इसकी जो डिस्टेंस है, ये लेंथ जो है, लेंथ इसकी डिस्टेंस जो है, इस चीज़ को बताता है कि ये लैम्डा कितनी है। यानी दो लहरों के बीच की दूरी को मीटर में निकालते हैं और यही क्या होता है? वेव लेंथ होता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है? कहता है यदि लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी एफ की वैल्यू कितना दिया है? 5 × 10⁻14 हर्टज, 14 हर्टज है। और वेव लेंथ तो कितनी होगी? वेव लेंथ कितनी है पूछा? वेव लेंथ यानी जो लाइट की ये वेव है, ये इसका वैल्यू पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो इसको निकालने के लिए हम फार्मूला में पुट कर देते हैं। जैसे लैम्डा इंटू एफ होता है, तो वैसे लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए C/F होता है, जहाँ पर C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। तो वहीं पर एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या दिया? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मैंने बताया कि लहरें जो होती हैं प्रति सेकेंड में कितनी ऊपर नीचे हिलती हैं, इस चीज़ को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 10⁻14। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू, वेव लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी? वेव लेंथ की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगी 600, 6 × 10⁻⁻7 मीटर आएगी, जिसको 600 नैनो, सॉरी ये 6000 हो गया, 600 नैनो मीटर। यानी टोटल वैल्यू इसको नैनो में निकालेंगे तो 600 नैनोमीटर इसका आएगा। यानी ये विजिबल लाइट है और ये कैसे दिखेगी? ग्रीन जैसी दिखेगी। कैसी? ग्रीन जैसी ये लाइट दिखती है जो विजिबल होती है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या होता है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जो वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या होती है? छोटी छोटी गोलाकार लहर बनाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वेवलेट्स बोलते हैं। यानी ह्यूजेंस प्रिंसिपल स्टेट दैट एवरी पॉइंट, ये एवरी पॉइंट, मान लीजिए ये जो वेव आ रही है, ये सीधी वेव आ रही है, आपको कुछ ऐसे वेव आपको दिखेगी, ये जो सीधी वेव आ रही है, यदि दो स्लिट लगा देते हैं, लगाने के बाद जब वेव इसके अंदर से निकलती है तो ये छोटी छोटी वेवलेट्स बनाती हैं। वेवलेट्स यानी छोटी छोटी, ये अपनी अलग से वेवलेट्स बनाती हुई बाहर निकलती हैं। और ये जो वेवलेट्स होते हैं ये टैंजेंट होता है। ये जो वेवलेट्स होते हैं ये टैंजेंट वेवलेट्स होते हैं। जैसे छूने वाली क्या लाइन है, ये एक सर्कल के बॉर्डर के जैसे बनाते हुई एक एक दूसरे को छूते हुए ये बाहर की ओर निकलती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ह्यूजेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। देखिए फिर से समझिए इसको। जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल कहने का मतलब ये है कि जो वेव फ्रंट का हर पॉइंट, यानी ये जो वेव आपको दिख रहा है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या होती है? छोटी छोटी गोलाकार, छोटी छोटी गोलाकार आप देख रहे हैं ऐसे बनते हुए निकल रही है, छोटी छोटी गोलाकार लहर निकलती है, लहरें यानी वेव निकलती हैं। तो जब ये गोलाकार लहर इसको बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में वेवलेट्स बोलते हैं। यानी वेवलेट्स, ये छोटी छोटी वेवलेट्स का एक सोर्स बनता है, एक सोर्स बनता, और एक नया वेव फ्रंट है, यानी लहर का जो अगला हिस्सा होता है। वेव फ्रंट मतलब है, यहाँ पर देखिए ये बोला है कि वेव फ्रंट, एक न्यू वेव फ्रंट इज द, एक नया वेव फ्रंट क्या होता है? इन वेवलेट्स की टैंजेंट होता है। एक जो नया वेव फ्रंट होता है, लहर का जो हिस्सा, अगला हिस्सा होता है, ये अगला हिस्सा जो है ना, पहले तो यहाँ ये वाला हिस्सा निकलेगा, फिर से ये वाला हिस्सा निकलेगा, फिर से ये वाला हिस्सा निकलेगा। तो मतलब यही बोल रहा है कि वेव फ्रंट का यानी लहर का जो अगला हिस्सा है वो जब निकलता है तो एक सेकेंडरी स्पेरिकल वेवलेट्स में निकलता है। तो सेकेंडरी, जब ये वाला पहला हिस्सा इसका निकलता है, इधर का ये जो वेव है, जब पहला हिस्सा निकलता है तो एक सेकेंडरी वेवलेट्स बनाता है, यानी गोलाकार लहर बनाता है। फिर से दूसरा निकलता है तो ये गोलाकार लहर बनाता है, और ऐसे बनाते हुए बहुत सारे लहर, मतलब लहर जो है वेव बनाते हुए आगे निकल जाती हैं। तो ये ह्यूजेंस का प्रिंसिपल बताता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ पर यूज होता है। देखिए इसका यूज बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हैं। जब आप रेडियो सुनते हैं, जब आप रेडियो सुनते हैं तो सिग्नल क्या होता है? दीवार के पास से, दीवार के पास आता है। मान लीजिए ये आपने एक रेडियो रखा है और यहाँ पर एक दीवार है, तो सिग्नल क्या आता है पहले जब दीवार पर आता है, तो ठीक वैसे ही ये बताया है कि
आप यहाँ पर एक रेडियो रखे हैं और सिग्नल पहले यहाँ पर आता है और आपका दीवार ये येलो कलर का जो दिख रहा है तो ये दीवार के पास आता है। तो जैसे ही दीवार के पास आएगा तो वो आपके रेडियो तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं से उसको मुड़ना पड़ता है। तो दीवार के पास से वो मुड़कर यानी इसके अंदर से निकलेगा, मुड़कर ये आपके रेडियो तक पहुंचता है। तो यही जो प्रिंसिपल होता है इस प्रक्रिया को जो दिखाता है इसको ह्यूजेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी दीवार से मुड़ता जब है तो एक नया लहर बनाता है यानी वेव बनाता है, सिग्नल बनाता है और ये सिग्नल बनाते हुए आपके रेडियो तक पहुंच जाता है। यानी लहर के फैलने का तरीका को बताता है ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल आप समझ गए। और इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि C इक्वल लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा अपॉन टी। देखिए लैम्डा अपॉन, उसमें पहले क्या था फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा था, लेकिन इसमें क्या आ गया कि लैम्डा अपॉन टी आ गया। सी क्या लाइट ऑफ स्पीड है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ हो गया, टी क्या होता है तो टी देखिए ये एक पीरियड है, पीरियड है। पीरियड किसका, एक लहर पूरा होने का समय। यानी ये जो लहर बन रहा है यानी वेव जो बन रहा है, ये जो वेव एक वेव बन रहा है तो इसको एक वेव बनाने के लिए कितना समय लगता है, फिर से दूसरी वेव बनाने के लिए कितना समय, तीसरी वेव बनाने के लिए कितना समय लगता है, इसी को पीरियड बोलते हैं। यानी एक लहर पूरा होने का समय कितना लगता है। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं और समझ जाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। एक लहर की वेव लेंथ है, मान लीजिए एक लहर की वेव लेंथ कितनी है, यानी लैम्डा की वैल्यू दिया है 500 नैनोमीटर। जब नैनो को हटाएंगे तो ये बनेगा 500 इंटू, सॉरी ये जब हटाएंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर आएगा। अब यहाँ पर सी का वैल्यू तो हमको पता है, सी का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर टी का वैल्यू पूछा है, टी का वैल्यू कितना है यानी एक लहर पूरा होने में कितना समय लगता है। तो टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, सी दिया है लैम्डा अपॉन टी, तो टी लैम्डा अपॉन सी, जहाँ लैम्डा का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि जो टी का वैल्यू आएगा वो आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। इसका मतलब कि एक लहर पूरा करने में, एक लहर पूरा करने में 1.67 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड लगता है। समझ रहे हैं, 15 सेकेंड लगता है। अब चलिए देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना यानी लाइट की हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस किया जाता है। ये घटना कैसी होती है, जब दो या दो से अधिक लाइट होती है, लाइट वेव होती है यानी प्रकाश की जो तरंगे होती हैं, तरंगे प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो या तो मिलकर आपस में वो एक ऐसी तरंग बनाती हैं, लहर बनाती हैं, या तो वो कमजोर होगी, कमजोर होगी या तो वो मजबूत होगी। अब कैसे, चलिए इस चीज को समझते हैं। इंटरफेरेंस जब कोई एक स्लिट लेते हैं S1 और S2, एक स्लिट, दो स्लिट लेते हैं और एक स्लिट से S1 से जब प्रकाश की वेव निकालते हैं यानी लाइट ऑफ वेव जब निकालते हैं दूसरे स्लिट पे रखते हैं तो उस दूसरे स्लिट में थोड़ा थोड़ा इसमें होल कर देते हैं, दो जगह होल कर देते हैं। तो ये देखेंगे कि पहली स्लिट से निकलने वाली जो वेव होती है वो दूसरे स्लिट पे जब पड़ती है तो उसमें से दो जो होल होता है उनमें से भी वो वेव निकलना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करती हैं, ये जब इंटरफेरेंस करती हैं यानी इसमें से ये जब वेव निकल रही है, दूसरी स्लिट से जब वेव निकलती है तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है और ये सेकेंड से होल से जब ये वाला वेव निकलती है तो ये वाला जो पोर्शन है एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, ये एक दूसरे पर क्या करती हैं काट रही हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर देती हैं कमजोर कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं, और जहाँ पर नहीं काटती हैं वहाँ पर मजबूत होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने समुद्र में देखा होगा, समुद्र में जब पानी की लहरें ऐसे ऐसे उठती हैं और फिर से
वो क्या करती हैं कि जब लहरें एक दूसरे से जब मिलती हैं तो कभी कभी वो लहरें बड़ी लहर बना लेती हैं, या तो कभी कभी जब लहरें क्या होती हैं एक दूसरे को जो काट देती हैं तो छोटी लहर बना देती हैं। ठीक वैसे ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो लाइट की वेव होती हैं वैसे ही काम करती हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हम लोग देखते हैं कि इसका जो इमेज बनता है, इमेज क्या बनता है कि यहाँ पर डार्क दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है, कहीं 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 पर डार्क दिखाई देता है, कहीं कहीं पर लाइट दिखाई देता है। तो जहाँ पर डार्क दिखाई देता है उसको मजबूत बोल सकते हैं कि वो स्ट्रांग वेव होती है। यानी इसमें दो तरह से काम करती है, लाइट में दो तरह से ये काम, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जैसे ये काम करती हैं। तो चलिए एक बार और फिर से समझ लेते हैं कि जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो लाइट की दो या दो से अधिक जो लाइट की वेव होती है वो जब एक दूसरे पर मिलती हैं तो या तो वो मजबूत बनाती हैं या तो वो एक दूसरे को कमजोर कर देती हैं। तो इस चीज को, लाइट की जो वेव होती है इस क्रिया को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। ये इसमें दो तरह की काम करता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। तो इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है, लाइट की वेव की जो एम्पलीट्यूड होता है वो ये बताता है कि जो वेव है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, कितनी तेजी से और कितनी ऊंचा लहर, मतलब बोल सकते हैं कि ये ऊंची वेव्स बनाती हैं, डार्क बनाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। और जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया ये उस समुद्र का, ठीक वैसे ही साबुन का बुलबुला जो होता है या तेल की पतली लेयर पर रंग दिखाना शुरू कर देता है। कैसे दिखाता है कि जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ये मान लीजिए बुलबुला है, जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उनमें से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ये होता है, तो वो लाइट वेव्स निकलती हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये है कि जब स्लिट में पाथ डिफरेंस होता है, जब स्लिट लगाया जाता है, दो स्लिट लगाया जाता है तो उसमें कंस्ट्रक्टिव जो होता है डेल यक्स, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है, कंस्ट्रक्टिव डेल यक्स लैम्डा डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है। या तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं लैम्डा यन, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दो तरह से आप लिख सकते हैं। ये पाथ डिफरेंस का ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये है डेल यक्स डी अपॉन डी प्लस 1/2 लैम्डा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। या तो ऐसे इसको यन प्लस 1/2 लैम्डा, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इस फार्मूला पर हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल। इसमें मैंने आपको ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है इसको थोड़ा बता देता हूँ, ये काम कैसे करता है। देखिए, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है संरचनात्मक, मतलब एक अलग से एक संरचना तैयार करना। जैसे कि जब वेव निकलती है तो वो होता है पिक, जो पिक पॉइंट होता है, जो चोटी होती है वेव की, जो चोटी होती है, ये वाला चोटी जो होती है, ये वाला जो चोटी, ये चोटी, इसको पिक बोलते हैं, चोटी बोलते हैं। तो क्या होती है, और इनकी जो बीच की ये जगह जो होती है इसको घाटियां बोलती हैं, घाटियां, घाटियां। दो तरंगे जब निकलती हैं, दो वेव निकलती हैं, तो जब एक दूसरे पर आपस में मिलती हैं, ये जो एक दूसरे पर आपस में ऐसे ऐसे करके जब मिलती हैं तो देखेंगे ये इस टाइप का, ये जब आपस में मिलती हैं तो ये घाटियाँ, ये चोटी और ये घाटियाँ जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर डार्क जो बनता है, वहाँ पर काफ़ी डार्क रोशनी होता है, मतलब काफ़ी गहरा रोशनी होता है। और जब एक दूसरे पर ये काटते हैं, मतलब मिलते नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। देखिए, इसकी सिंपल सा ये फॉर्मूला है कि कॉन्स्ट्रक्टिव जो होता है उसमें ये बोला गया है कि जब दो तरंगों की जो पीक है यानी चोटी और थ्रू यानी जो घाटियां होती हैं वो आपस में जब मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक ब्राइट ब्राइट फ्रिंज बनाती हैं, फ्रिंज फ्रिंज बनाती हैं, यानी मजबूत रोशनी मिलता है, मजबूत रोशनी मिलता है। यहाँ पर व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, मजबूत रोशनी मिलता है। यहीं पर डिस्ट्रक्टिव वो बोलता है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब तो होता है संरचनात्मक, यानी एक एक अलग से संरचना तैयार करना, और वही डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशात्मक, यानी विनाश करना, खत्म करना। तो मतलब डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि जब इसमें कंस्ट्रक्टिव में दो तरंगे की बात की गई थी, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में ये होता है एक तरंग, जब एक तरंग की चोटी चोटी ये जो तरंग की ये चोटी जो पीक होती है
और थ्रो यानी जो घाटी होती है, घाटी, ये जो घाटियाँ होती हैं, तो जब ये मिलते हैं, केवल एक तरंगे की बात हो रही, तो ये जो मिलते हैं तो ये वहाँ पर अंधेरा बना देता है। अंधेरा, अंधेरा, दाग धब्बा, दाग धब्बा, ऐसे ये क्रिएट करता है, डिस्ट्रक्टिव करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। और जैसे कि मैंने अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, डेल यक्स, डेल एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है, और लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये कैपिटल डी क्या होता है, देखिए ये कैपिटल डी, देखिए यहाँ पर जो आप देखेंगे लाइट, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव यहाँ पर जो बनता है, ये लाइट यहाँ से स्लिट के बीच की दूरी होती है, यहाँ पर स्लिट के बीच की दूरी डी होता है, और दो स्लिटों के बीच की दूरी यहाँ पर स्मॉल डी होता है। दो स्लिटों के बीच की दूरी क्या होता है, स्मॉल डी होता है। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। यन क्या होता है, यहाँ पर यन मैंने अभी फॉर्मूला में बताया था, यन जो होता है वो होता है इंटीजर, यानी वो लहरों की संख्या, यानी वेव की संख्याएं बताती हैं कि कितनी वेव्स गई हैं। जैसे जीरो हो गई, एक दो तीन चार, ऐसे वो लहरों की संख्या को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए। और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, इस चीज़ को मैं पहले बता चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आप देखे होंगे, तब समझ जाएंगे कि वेवलेंथ क्या होता है। तो चलिए, एक फार्मूला है, सॉरी एक न्यूमेरिकल है कि दो लाइट वेव्स, वेव्स क्या होती हैं, एक पाथ डिफरेंस पर निकल रही हैं, तो उनका जो पाथ डिफरेंस है डेल यक्स, उनकी वैल्यू दिया है 1200 नैनोमीटर। और जो लैम्डा है, लैम्डा यानी उसकी जो वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर है, 600 नैनोमीटर है। तो उसकी जो कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव निकालना है, यानी कॉन्स्ट्रक्टिव, कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव निकालना है। तो देखिए कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए क्या हम यूज करते हैं, डेल एक्स अपन होता है यन लैम्डा, डेल एक्स अपन क्या होता है, यन लैम्डा होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो यन की वैल्यू यहाँ पर, ये कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए कौन सा होता है, लैम्डा यक्स अपॉन यन प्लस 1/2 लैम्डा। यहाँ पर डेल एक्स इक्वल यन प्लस 1/2 लैम्डा होता है। यह डिस्ट्रक्टिव के लिए है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यन की वैल्यू निकालना है, तो यन अपॉन डेल एक्स 1200 अपॉन 600, तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यन की वैल्यू कितना आएगा, दो इंटीजर आता है, यानी लहर की संख्या कितनी है, दो हो गई। डिस्ट्रक्टिव लहरों की संख्या क्या होती है, सॉरी दो, यानी पर कॉन्स्ट्रक्टिव दो आता है, लहरों की संख्या क्या होता है, दो। यन जो होता है, इंटीजर जो होता है, वो पूरा होने से क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टिव बनता है। पूरा होने से क्या बनता है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनाता है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। यंग स्लिट का मतलब होता है, यंग्स एक वैज्ञानिक का नाम होता है, वो दो दो डबल स्लिट को एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि जब दो स्लिट लेते हैं, दो स्लिट लेते हैं और उसमें छेद कर देते हैं, दो यानी होल कर देते हैं। होल करने के बाद जब इसमें लाइट को गुजारते हैं, यानी लाइट इसमें जब डालते हैं, तो दोनों स्लिट से कैसे लाइट पास हो रही है, और बाद में उन्होंने देखा कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है, यानी किसी खिड़की पर या किसी जब गैप होता है, छोटा छेद होता है, खिड़की पर गैप होता है, तो वो कैसे उसमें लाइट पास होती है, तो कैसे एक इमेज बनती है, यानी इमेज क्या, कैसे लाइट मतलब मजबूत दिखाई देती है, डार्क दिखाई देती है, या लाइट दिखाई देती है। ठीक है, यानी गैप दिखाई देती है। इस चीज़ को ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो जैसे एक यहाँ पर देख इमेज में देख रहे हैं कि एक डबल स्लिट लिया गया है, डबल स्लिट लिया गया है। स्लिट का मतलब क्या होता है कि छोटा छेद होता है, जैसे खिड़की का गैप होता है ना, वैसे ही स्लिट स्लिट होता है। और फिर से इन्होंने जब इस पर लाइट पास करते हैं, तो देखते हैं कि स्लिट से जब, यानी छेद से जब प्रकाश निकलती है, बाहर लाइट निकलती है, तो वो कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे, यानी जब लाइट दो पतली स्लिट से गुजारी जाती है, तो स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क, ये जो स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन पर ब्राइट, ब्राइट या डार्क, डार्क फ्रिंज कैसे बनाती है। फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब बोले तो
लाइन का जैसे पैटर्न, लाइन पैटर्न जैसे कपड़े पर एक किनारा होता है ना, ऐसे ऐसे करके वो कैसे फ्रिंज बनाता है। जैसे दो छोटे छेद लाइट से अगर सॉरी छेद से अगर आप लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो स्क्रीन पर क्या होता है, रंग बिरंगे या डार्क पैटर्न बनता है, जैसे साबुन के बुलबुले मैंने बताया था। ठीक वैसे ये एक्सपेरिमेंट करके यंग्स ने देखा था। अब ये डार्क मतलब चमकीला, सॉरी ब्राइट मतलब चमकीला, डार्क मतलब अंधेरा। तो लाइट का दिखना और गायब हो जाना, इसी को ये स्क्रीन पर दिखाया जाता है डबल स्लिट के द्वारा। तो चलिए, इसका जो फ्रिंज बिथ होता है यानी चौड़ाई, ये जो फ्रिंज आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे करके बना है, ये फ्रिंज विथ यानी इसकी चौड़ाई। तो बीटा से इसको डिनोट करते हैं, बीटा बीटा से। और इसका जो फॉर्मूला होता है यानी चौड़ाई निकालने का, ये फ्रिंज का, इसका फॉर्मूला था बीटा अपॉन बीटा इक्वल लैम्डा डी अपॉन डी, डी अपॉन डी होता है। ठीक है। और जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था, उसको भी याद कर लीजिएगा, इसमें काम आएगा। क्योंकि वो जो अभी मैंने वो बताया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का, उसमें जो फॉर्मूला यूज किया था सेम वही, क्योंकि इंटरफेरेंस कैसे होता है लाइट का, वही यंग्स ने वो एक्सपेरिमेंट करके दिखा था, तो वही फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। पाथ डिफरेंस के लिए हमने देखा था, पाथ डिफरेंस के लिए, कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो यहाँ पर बीटा को समझ लेते हैं। जो बीटा है उसको बोलते हैं फ्रिंज विथ, यानी ब्राइट या डार्क बैंड की चौड़ाई, बैंड की चौड़ाई, चौड़ाई मीटर में देखते हैं इसको। जो लैम्डा होता है वो वेव लेंथ हो गया, और डी क्या हो गया, डी होता है स्लिट से और स्क्रीन के बीच, ये स्लिट लगा हुआ है जिसमें दो होल है, और एक स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें पैटर्न बन रहा है, किसका, ब्राइट या डार्क का पैटर्न बन रहा है। तो ये उसकी बीच की दूरी होता है डी। ठीक है। और ये जो स्मॉल डी है, ये दो स्लिट के बीच की दूरी, ये एक और स्लिट लगा हुआ है, तो इसके बीच की दूरी यानी एक स्लिट ये और एक स्लिट ये, इसके बीच की दूरी डी होता है। ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लीजिए दो स्लिट लिया गया हम दो स्लिट यहाँ पर देख लेते हैं, दो स्लिट लिया गया है। अब एक स्क्रीन पर इसको लाइट डाला जाता है, तो इसमें दो छेद हैं। जब इस पर प्रकाश डालते हैं हम लोग, क्या जब प्रकाश यहाँ से डालते हैं, तो इसमें से इस होल से प्रकाश निकलेगी इस होल तक। अब यहाँ से जब प्रकाश निकलती है तो वो कैसे पैटर्न बनाती है ये देखते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू दिया है 500 नैनोमीटर, यानी इसको अगर मीटर में निकालेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और डी की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू का मतलब हो गया स्लिट से और स्क्रीन के बीच की दूरी, ये जो दो स्लिट है इनके बीच की दूरी कैपिटल डी। तो इनकी वैल्यू दिया है, कैपिटल डी का वैल्यू दिया है 1 मीटर, और स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 0.1 mm, एक mm। तो इसको मीटर में निकालेंगे तो स्मॉल डी का वैल्यू निकलेगा 10⁻⁻4 मीटर। अब पूछा है फ्रिंज विथ यानी बीटा की वैल्यू पूछा है। फ्रिंज विथ यानी जो फ्रिंज बनता है, ये जो ऐसे ऐसे फ्रिंज बनेगा स्क्रीन पर, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये इसकी चौड़ाई कितनी होगी, यही बीटा की वैल्यू पूछा है। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो फार्मूला में पुट कर देंगे जितना कुछ दिया है। तो फार्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी। तो लैम्डा की वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डी, कैपिटल डी का वैल्यू दिया है 1, और स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 10⁻⁻4। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में आने के बाद ये 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻4, तो 5 इंटू 10⁻3 ठीक है। ये बीटा का वैल्यू जो अब आएगा 5, ये तो मीटर में आएगा क्योंकि सब मीटर में वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अगर 10⁻³ को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5 mm, 5 mm आएगा। तो यानी फ्रिंज की जो चौड़ाई है, यहाँ पर जो ब्राइट और डार्क बनेगा उसकी चौड़ाई 5 mm का बनेगा, 5 mm का बनेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये यंग जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है कैसे किया जाता है, ये अपने घर पर भी ऐसे कर सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब देखते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। डिफ्रैक्शन, जैसे नाम से पता चल जाता है कि जो लाइट होती है वो डिफ्रैक्ट हो जाती है। तो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का बेंड होना, मुड़ जाना, वेव यानी लाइट वेव, बेंडिंग लाइट ऑफ वेव अराउंड द एजेस, यानी जो कोना होता है ऑफ एन ऑब्स्टेकल। और ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है कि रुकावट, यानी जो कोने से जब मुड़ती है तो उसमें रुकावट उत्पन्न होता है, या छेद से अपर्चर प्रोड्यूसिंग, यानी अपर्चर मतलब क्या होता है, होल, यानी जब होल से यानी छेद से जब निकलती है तो वो एक पैटर्न क्रिएट करती है। वो पैटर्न होता है ब्राइट और डार्क रीजन का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्लिट लिया गया है और यहाँ से एक टॉर्च को जब जलाया जाता है तो इसमें से छेद जो होता है, दो छेद यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इस दोनों छेद से जब वो लाइट निकलती है तो क्या होती है कि ये छेदों की वजह से, यानी इनकी जो एज है यानी जो कोना है, इन कोनों की वजह से यहाँ पर ये जो छेद है, तो छेद पर कहीं ना कहीं तो कोना होगा, तो इन कोनों की वजह से बाहर जब लाइट निकलती है तो आप देखेंगे कि ये लाइट कुछ ऐसे बनती है। ये स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का लाइट बनती है। इस जो प्रक्रिया ये होती है, इंसिडेंट जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे यानी यंग वेब ने इस थ्योरी को देखा था, डिफ्रैक्शन करके लाइट को कैसे डिफ्रैक्ट किया जाता है, कि जब एज होता है या किसी छेद से निकाला जाता है तो पैटर्न जो बनाती है ब्राइट और डार्क का रीजन, वो डिफ्रैक्शन कैसे होता है, यानी लाइट का रुकाव कैसे, जो लाइट वेव है, लहर जो है, तरंग जो होती है, उसकी रुकावट कैसी होती है अगर छेद से, वो छेद के किनारों से उसको मोड़ना हो तो ये होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप कि ये समझ गए हैं कि ये क्या होता है। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे रास्ते पर, वो जब किसी आप रास्ते पर जाते हैं तो अचानक से जब आप टर्न लेते हैं, सीधा जा रहे हैं, अचानक से आपने राइट टर्न ले लेते हैं, तो इसी को डिफ्रैक्शन बोलता है। और अपर्चर का मतलब होता है छेद, यानी जैसे कोई छेद से, कोई खिड़की से ऐसे लाइट को पास किया जाता है। ऑब्स्टैकल मतलब क्या होता है, रुकावट, यानी रास्ते में अगर कोई भी रुकावट आ जाती है, जैसे रास्ते में क्या पत्थर आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, उस चीज़ को रुकावट जब आता है इसमें, तो लाइट कैसे बिहेव करता है ये दिखाया गया था। जैसे सीढ़ी की सतह पर आपने देखा होगा, सीढ़ी की जो सरफेस होता है, रंग बिरंग परतें बनी होती हैं, आपने देखा होगा बहुत पहले सीढ़ी ऐसे जब कैसेट चलता था तो उस पर ऐसे डिफरेंट टाइप के कलर का उस पर पैटर्न बना रहता था। यही जब लाइट डिफ्रैक्शन से बनता था, जब सीढ़ी की बारीकी लाइन से क्या होती थी, लाइट मुड़ती थी तो ये डिफरेंट टाइप का कलर्स हमको दिखता था। ठीक वही यहाँ पर यूज किया गया है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए जब किसी भी चीज़ से आप मुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एंगल भी बनाते हैं, तो एंगल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी फार्मूला में एंगल का यूज किया जाएगा। तो फार्मूला क्या बनता है, ए साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल यन, यन लैम्डा। अभी ये क्या होता है, तो ए क्या होता है, ए होता है स्लिट की चौड़ाई। ये स्लिट जो दिया गया है, स्लिट अगर मान लीजिए यहाँ पर लगाते हैं तो ये स्लिट की चौड़ाई ए हो गया, स्लिट की चौड़ाई साइन थीटा या डिफ्रैक्शन एंगल। मान लीजिए ये जो स्लिट है ना, अब इसमें मान लीजिए ये ऐसे स्क्वायर में मैंने छेद कर दिया, अब यहाँ से लाइट जब पास करेंगे तो कुछ ऐसे करके निकलेगा, लाइट ऐसे करके निकलेगा। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि जब यह लाइट, पहली बात तो लाइट सीधा जाता है, तो ये इतना जो होल है, इस होल का जब यहाँ तक लाइट पहुँचेगा तो ये बहुत ही ब्राइट बनता है, यानी बहुत चमकीला होता है ये वाला लाइट। और जैसे जैसे ये वाला लाइट, यहाँ ये वाला लाइट जो होता है, इधर का लाइट, इधर का लाइट, ये बहुत फीका होता है। आपने जैसे ब्लर टाइप का फीका आपने देखा होगा, आप भी यूज किए होंगे या देखोगे, जब आपकी खिड़की से, कमरे की खिड़की से सूर्य की प्रकाश जब आती है तो देखे होंगे कि जब सूर्य की प्रकाश यहाँ पर गिरती है तो ये वाला बहुत ब्राइट होता है, और उसके आसपास के भाग वाला जो लाइट होता है वो बहुत फीका दिखाई देता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर वो डिफ्रैक्शन का यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, समझ गए। अब ये जो एंगल बनता है, यानी लाइट जब कोने से मुड़ती है तो वो एंगल बनता है, तो वो साइन थीटा से उसको निकाला जाता है, उस एंगल को निकाला जाता है। अब ये यहाँ पर यन क्या है, तो यन जो है ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर यानी एक दो तीन, कितनी वो वेब की कितनी वेब निकल रही हैं इस ऑर्डर को दिखाता है। और लैम्डा जैसे आपको पता है कि ये वेब लेंथ है। ठीक है, वेब लेंथ है। तो इंटीजर आपको याद आया क्या, इंटीजर क्या होता है देखिए यन को ही इंटीजर बोलते हैं, जो वेब की संख्या होती हैं, वेब की नंबर होती हैं, ये वेब की नंबर होती हैं, इसी को यन से डिनोट किया जाता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। और एक स्लिट की चौड़ाई है, एक स्लिट है,
ये मान लीजिए एक स्लिट है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर दिया है 0.02 mm दिया है। अब इसको मीटर में निकालेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर होगा। और वेव लेंथ दिया है यानी लैम्डा वेव लेंथ 600 नैनोमीटर। इसको मीटर में निकालिए तो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब इंटीजर दिया है, n की वैल्यू दिया है, n की वैल्यू 1 दिया है। तो यहाँ पर पूछा है फर्स्ट मिनिमम का जो थीटा वैल्यू है वो कितना होगा, यानी थीटा वैल्यू फर्स्ट मिनिमम का जो एंगल है वो कितना होगा। तो जैसा कि फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है कि a साइन थीटा इक्वल n लैम्डा, ये फार्मूला पता है और जितना भी वैल्यू दिया है इसमें पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितना था, 2 था, 2 इंटू 10⁻⁻5 और साइन थीटा इक्वल n की वैल्यू 1 इंटू वेव लेंथ की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7। तो ये इधर जाएगा तो आएगा साइन थीटा 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻5, जिसमें से ये कटेगा साइन थीटा 3 इंटू 10⁻⁻2, जिसमें से साइन थीटा हो जाएगा 0.0। यहाँ पर ये जब हटाएंगे 10⁻⁻2 को तो 0.03। अगर थीटा की वैल्यू निकालना है तो थीटा साइन को इन्वर्स करना पड़ेगा। तो थीटा साइन इन्वर्स 0.03 जो कि आएगा 1.72 डिग्री। ये रहा आंसर। आई होप कि ये समझ गए कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब देखेंगे कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पर कैसे काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, कहने का मतलब ये है कि अगर एक सिंगल स्लिट लगाते हैं और उसके अंदर से, होल के अंदर से जब प्रकाश डालेंगे तो जो उसका वेव निकलता है तो उसका ऑप्टिक्स जो स्क्रीन पर पड़ता है वो कैसा वो पैटर्न बनाता है। तो इस सिंगल स्लिट की वजह से पैटर्न देखिए, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है कि सिंगल स्लिट की वजह से जब यहाँ पर वेव निकलता है, इस होल से वेव निकलता है तो देखेंगे कि चारों तरफ फैल जाता है। और ये प्रैक्टिकल आप खुद से कर सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी आपकी खिड़की से अंदर आती है तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि वो पहले तो ये जो प्रकाश है सीधे पहले तो डायरेक्ट ये सीधी लाइन में चलता है, और जब ये अपने जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके जब ये फैलता है उससे दोनों तरफ, ये दोनों तरफ जब फैलता है तो इसका प्रभाव मतलब इफेक्ट कम होने लगता है। कैसे कि जब यहाँ पर सीधी लाइन में तो ये जब चलेगा तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही चमकीला डार्क होता है, बहुत चमकीला होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इधर और इस साइड, दोनों साइड जैसे जैसे जाएंगे तो देखेंगे कि ये फीका पड़ने लगता है। फीका यानी कम मतलब कम चमकीला होता है, यानी ब्लर टाइप का आपको दिखेगा। तो ये सिंगल स्लिट की वजह से ये बताता है कि डिफ्रैक्शन यानी मुड़ाव कैसे हो जाता है, रुकावट कैसे पैदा होती है ये सिंगल स्लिट की वजह से। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये आपको दिखाना कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में एक चौड़ा सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम बनाता है। चौड़ा सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम बनाता है, जिसके दोनों तरफ क्या होता है डार्क और कमजोर ब्राइट मिनिमा होती है। तो ये जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं मिनिमा। मिनिमा और इसको इस वाले इधर का वाला जो पोर्शन होता है मैक्सिमा। तो ठीक है, मैक्सिमा बनाता है। यानी क्या होता है कि छोटे से गैप से जब लाइट आप डालते हैं तो स्क्रीन पर बीच में चमकीला बैंड बनाता है और साइड में क्या होता है डार्क लाइंस हो जाता है, यानी ब्लर टाइप का आपको दिखना चालू हो जाएगा।
ठीक है। और इसका फॉर्मूला ज़्यादा, इसमें कुछ थ्योरी वगैरह नहीं है, आप अपनी वजह से अपनी तरफ से इसको थ्योरी आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है। अगर इसको बनाना सीख गए कि थ्योरी कैसे बनाया जाता है, बस आप फिगर को एक बार देखिए और उसको समझिए, फिगर में क्या क्या बोल रहा है, आप उसके थ्रू आप थ्योरी आप बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, अगर आता है लिखने के लिए एग्जाम में तब। तो इसमें फॉर्मूला जो होता है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई होती है, ये वाली जो चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई बीटा से डिनोट करते हैं, जैसे कि हमको पता है बीटा 0 इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए, ये होती है फॉर्मूला डी बाई ए। और मिनिमा के लिए क्या होता है, ये तो मैक्सिमम के लिए हो गया, और ये जो मिनिमा, ये ऊपर नीचे आपको दिख रहा है, मिनिमम कम जो डार्क होता है, कम ब्राइट होता है, ये उसको मिनिमा बोलते हैं। तो मिनिमा के लिए जो होता है ए साइन थीटा, क्योंकि ये तो एंगल बनाता है, और लैम्डा यन या यन लैम्डा, तो ये मिनिमा के लिए हो गया। ठीक है। जहां पर बीटा 0 क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई होता है। डी क्या है, जैसा कि स्लिट की स्क्रीन की दूरी हो गई, ये वाला दूरी हो गया। और ए क्या है, ये स्लिट की चौड़ाई हो गई। लैम्डा वेवलेंथ हो गया। ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें बोला गया न्यूमेरिकल में एक सिंगल स्लिट है, एक सिंगल स्लिट है, इसके अंदर से ये प्रकाश जाता है, ये प्रकाश जाता है, तो जो स्क्रीन पर पड़ता है, स्क्रीन पर जो पैटर्न बनता है, तो लैम्डा की वैल्यू दिया है 500 नैनोमीटर, जिसको मीटर में निकालेंगे तो आएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। और यहाँ स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी डी है, तो डी का वैल्यू दिया है 2 मीटर। और स्क्रीन की यानी जो चौड़ाई है ए, उसकी वैल्यू दिया है 0.01 mm, और इसको मीटर में निकालेंगे तो 10⁻⁵ मीटर होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई यहाँ पूछा है, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो बीटा 0 की वैल्यू पूछेगा, तो आप जो भी वैल्यू दिया है आप उसको फार्मूला में पुट कर देंगे। तो 2 लैम्डा की वैल्यू दिया है, लैम्डा की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁷, और डी की वैल्यू कितना दिया है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी 2 मीटर अपॉन, और ए चौड़ाई कितना दिया है स्क्रीन की, पैटर्न की स्लिट की चौड़ाई कितनी है 10⁻⁵, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 10⁻⁵ जब ऊपर जाता है तो प्लस में आ जाता है, तो हो जाएगा 5 दूना 10 दूना 20, तो इसका वैल्यू कितना होगा 20 × 10⁻⁻², तो जो कि आएगा 20 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू क्या होगा बीटा, यानी जो सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। किसकी बात हो रही है, जब स्क्रीन में देखेंगे तो इसकी बात हो रही है, ये वाला बीटा की वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर आपको दिखेगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। इसका जैसे नाम से पता चल रहा है कि पोलराइज करना, लाइट को क्या करना, पोलराइज करना। यानी लाइट क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बल्ब है, तो ये बल्ब की जब रोशनी है, तो ये पूरी ऐसे रोशनी जब निकलती है, चारों तरफ इसकी रोशनी निकलती है, तो ये अनपोलराइज लाइट होता है। ये जो रोशनी होता है सभी दिशा में फैली होती है, सभी दिशा से होकर ये जाती है। अगर इसमें एक पोलराइजर लगा देते हैं, मतलब एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं, पोलराइजर लगा देते हैं कि इस रोशनी को एक सीधी लाइन में हमको दिखाए, यानी ये केवल एक दिशा में ये इसको दिखाए, यानी सिंगल प्लेन तक सीमित रखने की ये प्रोसेस रखता है। सिंपल भाषा में कहें कि जैसे सूरज की रोशनी क्या होती है, एक पूरी फैली हुई सभी दिशा में फैली रहती है, वो पृथ्वी तक आती है। अगर उसको पृथ्वी तक केवल एक जगह पर लाने के लिए
ये सभी दिशा में ऐसी फैली रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं अनपोलराइज जो लाइट होता है ये ऐसे सभी जिग जैग सभी दिशा में ऐसी फैली रहती है। अगर इसमें अनपोलराइजर एक लगा देते हैं केवल फिल्टर करने के लिए कि ये जो रोशनी है ये केवल फिल्टर होगा केवल एक दिशा में निकालने के लिए, तो देखते हैं कि ये जो यहाँ पर ब्लू कलर का ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर दिख रहा है और रेड कलर का, तो अगर इसमें फिल्टर लगा देते हैं तो केवल रेड कलर का ही इसमें ये निकलेगा, लाइट निकलेगा। तो इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं इसको, यानी ये फिल्टर करने का काम किया जाता है इस पर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी पोलराइज क्या होता है, ध्रुवण लाइट को क्या करना, एक लाइन में लाया जाता है। तो देखिए सिंपल, पोलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव्स टू अ सिंगल प्लेन, यानी सिंगल प्लेन में लाने के लिए जब वाइब्रेशन यानी जो लाइट की वाइब्रेशन होती है वो ऑल डायरेक्शन में होता है, तो इसको रिजल्टेंट मतलब क्या होता है कि एक लाइन में लाने के लिए एक पोलराइजर लगाया जाता है। बहुत ही सिंपल मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। जैसे धूप की जो चकाचौंध को कम किया जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए धूप सभी दिशा में आती है तो हमारे आंखों पर ये होता है कि चकाचौंध दिखने लगता है, यानी उसकी वजह से क्या होता है कि साफ से दिखता नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। चश्मा में जो चश्मा आज बनती है वो पोलराइज का काम करती है, पोलराइजर का काम करती है चश्मा। तो इसलिए चकाचौंध से बचने के लिए पोलराइजर हम अपने चश्मे को क्या, जैसे चश्मा जब बनवाने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि चकाचौंध से बचने के लिए मतलब ये धूप से बचने के लिए चश्मा पहन रहा हूँ, तो वही जो धूप से बचने के लिए आपका जो चश्मा होता है वही पोलराइजर होता है। तो यानी एक लाइन में ये लाने के लिए, लाइट को देखने के लिए ये पोलराइजर का काम किया जाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला है ये होता है आई इक्वल I0 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या है ये, सबसे पहले आई क्या है, आई जो है ये आउटपुट इंटेंसिटी होता है, आउटपुट इंटेंसिटी होता है। और I0 क्या है, I0 इसको बोलते हैं इनपुट इंटेंसिटी, इनपुट इंटेंसिटी बोलते हैं। और यहाँ पर जो थीटा जो है यहाँ पर पोलराइजर और लाइट के एक प्लेन का एंगल होता है, एक प्लेन का एंगल होता है। क्योंकि देखिए जब पोलराइजर से लाइट निकलती है तो वो तो पहली बार सभी दिशा में चलती है, तो उसको एक लाइन में लाने के लिए पोलराइजर लगाया जाता है। तो पोलराइजर से जब वो बाहर की तरफ लाइट निकलती है तो एक लाइन में निकलती है पोलराइजर की वजह से। तो क्या होता है कि जो पोलराइजर और लाइट के प्लेन का जो प्लेन बनता है उसके बीच एक एंगल बनता है, उसी को ये थीटा डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में ये है कि एक पोलराइजर है, सॉरी एक आउटपुट इंटेंसिटी हमको निकालना होता है। यदि इनपुट इंटेंसिटी हमारा दिया है, I0 का वैल्यू दिया है 100 वाट मीटर स्क्वायर, यदि थीटा यानी पोलराइजर और लाइट के प्लेन का एंगल दिया है 60 डिग्री, तो आउटपुट इंटेंसिटी कितना होगा, यानी आई की वैल्यू कितना होगा। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला में रख देंगे वैल्यू को, तो 100 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.25, तो यानी 100 इंटू 0.25, जहाँ पर टोटल वैल्यू आता है 25 मीटर स्क्वायर। ये आई की यानी आउटपुट इंटेंसिटी की वैल्यू ये होता है। तो उम्मीद है कि ये पोलराइजेशन आप लाइट को समझ गए कि कैसे लाइट को पोलराइज किया जाता है। जैसे अपने डेली लाइफ में आपका जो देखते हैं उसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। धूप वाली चश्मे को आप लगा सकते हैं और लगाने के बाद पहली बार तो आप धूप में खड़े हो जाइए। धूप में खड़े होने के बाद देखेंगे कि आपको सही से कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि धूप की जो रोशनी होती है चकाचौंध से आपकी आंखों पर वो इफेक्ट डालती है और आप आंखों को थोड़ा थोड़ा बंद करके देखेंगे तो क्लीन दिखेगा।
तो ठीक वही काम जैसे अपनी आंखों से पोलराइज करते हैं, ठीक वही काम अगर चश्मा लगा लेंगे तो चश्मा क्या है, अब पूरी आंखों को खोल कर देखेंगे तो देखेंगे कि सही से अब कोई किसी भी वस्तु को सही से आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके वो चश्मा लग गया है। चश्मा लगने की वजह से वो रोशनी को पोलराइज कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है। देखिए, ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है। ब्रूस्टर्स एक साइंटिस्ट का नाम है और वो अपना थ्योरी क्या देते हैं कि जब लाइट, यहाँ पर अनपोलराइज लाइट है, जब लाइट किसी सतह पर पड़ती है और वो सतह क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक सरफेस है, यानी जैसे मान लीजिए ये एयर है और ये पानी है, ठीक है, वाटर। तो ये कहा गया है कि जब लाइट लाइट की किरणें क्या होती हैं, किसी डाई इलेक्ट्रिक सरफेस पर पड़ती हैं तो उससे जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है। रिफ्लेक्शन, लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, वो निकल जाती है। और कुछ लाइट क्या होती हैं, वो अंदर की तरफ चली जाती हैं, रिफ्रैक्टेड होती हैं। एक रिफ्लेक्टेड होती है और एक रिफ्रैक्टेड होती है, यानी सतह के अंदर चली जाती है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, ये वाला लाइट जो होती है वो पोलराइज्ड लाइट होती है। यानी इसको सबसे आसान लैंग्वेज में बोले तो ये जो लाइट है एक एंगल पर लाइट डालते हैं, एक एंगल से क्या होती है, लाइट डालते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक सरफेस पर। तो जो उसमें से रिफ्लेक्शन वाली लाइट निकलती है, जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट निकल रही है जिस एंगल से, तो एक दिशा की लाइट बचती है, यानी रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक दिशा की लाइट बचेगी। बाकी लाइट कहाँ पर चली गई, यहाँ पर चली गई। फिर से समझिए, पहली बात तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम एक पानी की सतह पर डालते हैं और कुछ लाइट जो होती हैं उनमें से एक लाइट ऐसी निकलती है कि जो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, रिफ्लेक्शन की वजह से वो निकल जाती है। आपने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट बचपन में किया होगा, रिफ्लेक्शन होकर निकल जाती है। और लाइट जो होती हैं वो पानी के अंदर चली जाती हैं। तो पानी के अंदर जो लाइट जाती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती हैं, यानी वो रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड होती हैं, परपेंडिकुलर ड्यू टू सरफेस के कारण होती हैं। और जो रिफ्लेक्शन, लाइट की रिफ्लेक्शन होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट है पार्शियली पोलराइज्ड, ये भी पैरेलल टू सरफेस होती है। तो कहने का मतलब ये है, ब्रूस्टर ने ये नियम दिया कि जब वो थीटा एंगल से अपने लाइट को पानी की सतह पर डालते हैं तो उसमें से जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट होती है वो सिर्फ, सभी लाइट पानी के अंदर चली जाती हैं, कुछ लाइट जो निकलती हैं रिफ्लेक्शन होती हैं वो पोलराइज्ड होती हैं, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब जो मैंने बताया कि डाई इलेक्ट्रिक के सरफेस पर डालते हैं, जैसे ग्लास हो गया, पानी हो गया। तो इसी अपोलराइज्ड क्या क्या होता है कि एक दिशा की जो वेव होती हैं ये एक दिशा के लिए निकलती हैं, इसको पोलराइज्ड बोलते हैं। जब पानी की सतह पर सूरज की रोशनी या आपकी टॉर्च की रोशनी एक एंगल पर क्या होती है, चमक कम होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से वो पोलराइज्ड हो जाती हैं। जैसे इसकी जो चमक है ना बहुत ज़्यादा है, और जब पानी की सतह पर डालेंगे तो इसकी यहाँ पर जो चमक आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत कम होगा, क्योंकि वो जो लाइट होती है ये पोलराइज लाइट होती है, ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ अंदर चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर चमक क्या हो जाती है, ब्राइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक वैसे ही ब्रूस्टर ने जो लॉ दिया है, ठीक वैसे ही पोलराइजेशन ऑफ लाइट में आपने देखा होगा कि एक चश्मे की वजह से, ग्लास लगाने की वजह से जो सूरज की रोशनी आती है आंखों पर पड़ती है वो चकाचौंध से बचा देती है। ग्लास ग्लास क्या होती है, चकाचौंध से बचा देती है, वही पोलराइज्ड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्रूस्टर लॉ भी समझ गए। और ब्रूस्टर लॉ ने जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला है tan थीटा बी क्या होगा, ब्रूस्टर हो गया, ब्रूस्टर एंगल हो गया, n2/n1। अब n2 और n1 क्या होता है, देखिए ये n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव मीडियम। n1 क्या है, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और n2 क्या है, n2 है रिफ्रैक्टिव मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव मीडियम। चलिए अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि एयर है, यानी एक ये सतह हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, और ये एयर है, हवा, जिसमें n1 है, n1 है। तो n1 की वैल्यू 1 दिया है, क्या है n1 क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर में, तो n1 की वैल्यू 1 है। और n2 क्या हो गया,
ये ग्लास होता है, रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो ग्लास में क्या होता है, n2 की वैल्यू दिया 1.5। अब ब्रूस्टर एंगल निकालिए, ब्रूस्टर एंगल निकालने के लिए बोला है, तो tan थीटा बी n1 n2 अपॉन n1 1.5 अपॉन 1, जहाँ पर हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, थीटा बी का वैल्यू आएगा tan इनवर्स 1.5, जिसका थीटा बी का वैल्यू आएगा 56 इंटू 3 डिग्री। ये हो गया ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, ये होता है ब्रूस्टर एंगल। यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रूस्टर एंगल कौन सा, ये जो थीटा 1 बन रहा है ना, ये वाला थीटा 1, यही होता है ब्रूस्टर एंगल। थीटा 1 क्या होता है, ब्रूस्टर एंगल। उम्मीद करता हूँ कि ब्रूस्टर एंगल समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम लोग कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। देखिए कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स वो लाइट सोर्स होता है जो वेव को एक फिक्स फेज डिफरेंस से ये बनाता है, फेज डिफरेंस के साथ बनाता है, जबकि इनकोहेरेंट जो सोर्स होता है वह रैंडम फेज होता है। इनकोहेरेंट क्या होता है, सोर्स होता है, ये रैंडम फेज वेव बनाता है, यानी ऑल डायरेक्शन में, सभी दिशा में। ये देखिए, ये जो बल्ब है ना, इसकी लाइट जब निकलती है, ये जब बल्ब जलती है तो इसकी लाइट क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। तो इसको बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो इसका जो फेज होता है वो सभी दिशाओं में फैला रहता है। फेज क्या होता है, सभी दिशाओं में वेव बनाता है। लेकिन यदि अपर्चर एक पिन होल लगा देते हैं, एक पिन होल लगा देते हैं, इस होल के रास्ते से यदि इस लाइट को, इनकोहेरेंट लाइट को जब इस पिन होल के अंदर से निकालते हैं, तो क्या होता है, एक फिल्टर की तरह, वेव लेंथ फिल्टर की तरह काम करता है, और ये क्या बनता है, कोहेरेंट फेज डिफरेंस बनाता है, यानी फिक्स फेज बनाता है। जैसे कोहेरेंट, जैसे दो दोस्त हो गए, दो दोस्त क्या होते हैं कि एक साथ ताल से ताल मिलाकर गाना गाते हैं। ठीक है, ये जब इनकोहेरेंट क्या होता है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, ये दो दोस्त कहाँ पर हैं, इनकोहेरेंट में हैं, इनकोहेरेंट में वो गाना गा रहे हैं, तो कोई आगे पीछे, इन दोनों का जो तालमेल है गाने का, गाना गाने का, वो आगे पीछे है। कोई सुर पहले गा रहा है, कोई सुर बाद में गा रहा है, तो यानी तालमेल क्या हो गया, आगे पीछे है, यानी ऑल डायरेक्शन में इसकी लाइट है। यदि उसमें एक फिल्टर लगा देते हैं, यानी उनको एक मोटिवेट कर देते हैं, उनको बोल देते हैं दोस्त को कि देखिए आपका तालमेल गलत है, यानी आपकी फिल्टर, यदि कोई तीसरा बैठा है कि वो बोल रहा है कि आपकी तालमेल गलत है, गाना आप सही नहीं गा रहे हैं, यानी वेव लेंथ फिल्टर लगा देते हैं, तो वो क्या होता है कि अब वो सही से गाना गाने लगते हैं। अब दोनों क्या होते हैं, कोहेरेंट हो जाते हैं, यानी उनका जो लाइनिंग है वो सेम टू सेम है। जो पहला वाला गाना गाएगा फिर से दूसरा वाला वही उसी लाइन पर गाना गाए, यानी दोनों एक साथ जब गाना गाएंगे तो सही से तालमेल बैठाकर गाना गाएंगे। तो वैसे ही ये कोहेरेंट लाइट होता है कि वो एक सीधी लाइन में वो कोहेरेंट लाइट बनाती है। फेज डिफरेंस होती है, रैंडम फेज डिफरेंस लाइट क्या होती है, ये कौन बनाता है, ये इनकोहेरेंट में होता है। लेकिन फेज डिफरेंस के साथ कौन बनाता है, कोहेरेंट लाइट बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए। फेज क्या होता है, जो वेव की टाइमिंग होता है, यानी मान लीजिए ये वेव निकल रहा है ना, ये इसको फेज बोलते हैं। तो जब वेज की टाइमिंग होता है, ये कई दिशाओं में फैला रहता है, कोई ऐसे ऐसे निकलता है, कोई ऐसे ऐसे निकलता है, कोई ऐसे ऐसे, ये इनकोहेरेंट होता है। जब कोहेरेंट में इसको लाते हैं, वेव फिल्टर करते हैं, वेव लेंथ को इसको फिल्टर करते हैं, तो सभी एक दिशा से ही निकलते हैं, सभी क्या होते हैं, एक दिशा से निकलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है इसको समझ गए। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस बेसिक है कि इसको समझ जाइए कैसे। जो कोहेरेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। कोहेरेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि इस ये जो फेज डिफरेंस होता है वो एक साथ बनाता है। तो यानी ये जो साई है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, यानी लाइट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एक साथ बनाती है। लेकिन इनकोहेरेंट में, ये कोहेरेंट की बात हो रही है, कोहेरेंट की बात हो रही है, लेकिन इनकोहेरेंट में अगर बोलें तो उसकी जो लाइट होती है वो रैंडम होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है, रैंडम होती है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल से समझ जाएंगे। न्यूमेरिकल में क्या बोलता है कि दो कोहेरेंट सोर्स का पाथ डिफरेंस क्या आता है, 600 नैनोमीटर है। दो कोहेरेंट सोर्स का जो पाथ है, पाथ डिफरेंस 600 नैनोमीटर है, 600 नैनोमीटर। और वेव लेंथ क्या हो गया,
और वेव लेंथ दिया है कितना, 600 नैनोमीटर, यानी जो पाथ डिफरेंस क्या था 600 नैनोमीटर, यानी वेव लेंथ क्या 600 नैनोमीटर। तो इंटरफ्रेंस टाइप क्या होगी, इंटरफ्रेंस टाइप क्या होगी पूछा है, इंटरफ्रेंस टाइप, टाइप पूछा है, इंटरफ्रेंस टाइप क्या होती है। तो इंटरफ्रेंस में आपने देखा होगा कि फॉर्मूला एक देखा होगा कि डेल एक्स इक्वल यन लैम्डा, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो डेल एक्स 600 इंटू ये लैम्डा की वैल्यू 600 और यन की वैल्यू दिया एक दिया है। तो इसमें जो निकालेंगे तो आएगा 600। इसका मतलब क्या हो गया है कि ये कॉन्स्ट्रक्टिव है। कॉन्स्ट्रक्टिव कैसे आएगा इसका मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कैसे कॉन्स्ट्रक्टिव आएगा, डिस्ट्रक्टिव क्यों नहीं, कॉन्स्ट्रक्टिव ही क्यों। तो उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करेंगे अगर आप यहाँ तक जरूर पढ़ लिए हैं, विजिट कर चुके हैं। तो अब देखते हैं रिसॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखेंगे कि रिसॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि रिसॉल्विंग पावर यानी वो ताकत होती है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो पास पास की दो वस्तुओं को, दो या दो से अधिक वस्तुओं को जो पास पास में हैं, तो उनको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम लोग उसको अलग अलग करके देखते हैं। अब जैसे, अब कैसे इसको देखेंगे, जैसे मान लीजिए बहुत ही दूर दो ऐसी कोई वस्तु रखा, मोमबत्ती रखा गया है, बहुत दूर रखा गया है। जब आप बहुत दूर यानी उसको बहुत दूर से देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो जो मोमबत्ती है एक ही मोमबत्ती है, यानी पास में एक ही मोमबत्ती क्या है, जल रहा है। अगर ये मोमबत्ती जल रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मोमबत्ती एक ही जल रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसके पास जाएंगे, जैसे जैसे इसके पास जाएंगे तो तब ऐसा लगने लगेगा कि ये तो भाई दो मोमबत्ती रखा गया है, यानी दोनों मोमबत्ती जल रहा है। ठीक वैसे ही आपने रात के समय में देखा होगा कि आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, छोटे छोटे तारे, बहुत सारे तारे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि तारे तो आ- पास में हैं, लेकिन वो क्या होता है पता नहीं चलता है। ऐसे तारे होते हैं कि पास पास एक दूसरे के पीछे होती हैं या पास में ही होते हैं, लेकिन लगता है कि वो तारे क्या होती है, एक ही तारा है। तो जब आप माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से उसको देखते हैं, इस चीज़ को देखा जाता है टेलीस्कोप से, तब हमको वो दिखता है कि वो जो तारा है वो तो दो तारा है या तीन तारा है। ऐसे वो क्या होता है कि पास की दो वस्तुओं को, दो वस्तुओं के पास पास रखने, पास पास की दो वस्तुओं को क्या करता है, ये अलग अलग करके हमको दिखाता है। कौन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। अब वो कौन सा, जैसे टेलीस्कोप हो गया। तो ऐसे फिगर में आप देख सकते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। तो ये बहुत दूर रखा हुआ है, जैसे ये जल रहा है, बहुत दूर से आप देखेंगे तो ये जो बल्ब है एक ही जलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, तो उसका जो इंटेंसिटी होता है वो हमको क्या करता है, जैसे उससे पता चल जाता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट दो, एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि दो ऑब्जेक्ट है। तो उसका इंटेंसिटी कुछ ऐसा बनेगा, इंटेंसिटी कुछ ऐसा आपको बनेगा। तो यानी दो वस्तुओं के, पास के दो वस्तुओं को देखने की जो ताकत होती है वो किसके, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होती है। ये हम अपने लाइफ में ऐसे देखते हैं टेलीस्कोप से, जैसे स्टार्स को देखते हैं। ये अच्छा रिसॉल्विंग पावर होता है जो दो पास के स्टार को अलग अलग करके दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन चीज़ है कि ये पास की जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको अलग करने की जो कला होती है वो ऑपरेचर में होती है। किसी ऑपरेचर यानी होल में, होल की बात करें, ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है, इस होल के कारण जैसे लेंस की चौड़ाई पर डिपेंड करता है, लेंस की चौड़ाई पर डिपेंड करता है कि जो वस्तुएं हैं वो कैसे अलग अलग करके हमको दिखाई देगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, अलग अलग करके इसका जो फॉर्मूला एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो देखिए रिसॉल्विंग पावर का जो टेलीस्कोप के लिए हम यूज करते हैं वो थीटा इक्वल 1.22 लैम्डा अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला। और इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसको ब्रेक डाउन करके हम लोग समझेंगे। जो थीटा है ये रिजोल्यूशन एंगल होता है जो रेडियन में निकलता है, रेजोल्यूशन एंगल है रेडियन में। ठीक है। लैम्डा वेव लेंथ पर डिपेंड करता है,
जो वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ और ऑपरेचर पर डिपेंड करता है। ये जो वेव लेंथ है ना, अभी मैंने आपको दिखाया इंटेंसिटी कैसे बनता है, दो वस्तुओं का अलग अलग करके जब दिखाई देता है, तो वेव लेंथ पर डिपेंड करता है कि कितनी वेव लेंथ बन रहा है। और जो ऑब्जेक्ट का ऑपरेचर है, ऑपरेचर मतलब वो छेद जो है, लेंस की चौड़ाई, उस पर डिपेंड करता है। यानी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है टेलीस्कोप में। तब हमको जो तारा होती है, स्टार्स होती है, उसको अलग अलग करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, ये ऑपरेचर डायमीटर होता है, यानी छेद की वो व्यास होता है। ऑपरेचर डायमीटर क्या होता है, ऑपरेचर डायमीटर होता है। चलिए, जैसे कि हर टॉपिक में हम लोग एक एग्जाम्पल देखकर समझ रहे हैं, ताकि अच्छे से जो भी टॉपिक है हमको वो अच्छे से याद रहे, फार्मूला भी याद रहे, कहाँ कैसे यूज करना होता है। तो चलिए, मान लीजिए वेवलेंथ का वैल्यू दिया है 550 न्यूटन, सॉरी नैनोमीटर। इसको मीटर में लाएंगे तो होगा 5.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ऑपरेचर डायमीटर कितना दिया है, ऑपरेचर डायमीटर दिया है 0.1 मीटर। ये जो वेव लेंथ है और ऑपरेचर डायमीटर है, ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जो ऑब्जेक्ट से हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर थीटा पूछा है, रेजोल्यूशन एंगल पूछा है, कितना होगा। तो रेजोल्यूशन एंगल पर हम लोग ये निकालेंगे, तो 1.22 इंटू लेमडा की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ए का वैल्यू 0.1। तो ये आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अब आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग वो उसको आंसर, सही आंसर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। अब देखेंगे कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, डॉपलर इफेक्ट को देखने से पहले हम एक चीज़ पर जरूर ध्यान देंगे, एक साउंड की ध्यान देंगे। साउंड, लाइट को ध्यान देने से पहले पहले साउंड की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है, और आपके पास एक कार आ रही है, हॉर्न बजाते हुए कार आ रही है, तो जैसे ही वो आपके पास आएगी, तो कार का जो हॉर्न होगा वो आपको बहुत तेज सुनाई देगा। या मान लीजिए कोई ट्रैक्टर है, उस पर साउंड गाना चल रहा है, तो वो गाना आपको बहुत तेज सुनाई देगी। जैसे ही वो ट्रैक्टर या साउंड है वो आपसे आगे निकल जाती है बहुत फास्ट, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है चेंज हो जाती है, और वो आपको ऐसा लगेगा कि जो पहले गाना मतलब कितना अच्छा मधुर सुनाई दे रहा था, वो अब क्या हो गया कि उसको पिच इको ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। मतलब उसकी आवाज़, क्या आवाज़ में बदलाव हो जाता है और स्लो सुनाई देने लगता है। आपने बहुत बार ऐसा महसूस जरूर किया होगा आपने, कि आपके पास जब कोई साउंड आता है, गाना बजता है, गाना बजते हुए कोई गाड़ी आ रही है, तो वो अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है। जैसे ही वो आपके पास से गुजरती है तेज़ी से, तो वो जो गाना का फ्रीक्वेंसी है, आवाज़ जो है, उसमें बदलाव आ जाता है, पतला हो जाता है आवाज़। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर महसूस किया होगा। ठीक वैसे ही जो डॉपलर इफेक्ट है लाइट का चूंकि लाइट का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लाइट की बात करेंगे, तो ठीक वैसे ही डॉपलर इफेक्ट की बात करता है। हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंडिंग है, यानी वो मतलब फैल रहा है। हमारा यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है। तो डॉपलर इफेक्ट में ये बोलता है कि जो फ्रीक्वेंसी है या वेव लेंथ में होता है, यानी ये जो फैलने की प्रक्रिया है, ये फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ से हमको पता चलता है। जैसे जब कोई लाइट सोर्स से, मान लीजिए कोई तारा है और वो हमसे दूर जा रही है, यूनिवर्स चूंकि फैल रहा है, ये जो ये मान लीजिए ये यूनिवर्स है, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो यूनिवर्स ऐसे फैलेगा। तो जब फैलेगा मतलब ये आपसे यहाँ पर तारा था, तो जब फैलेगा तो ये तारा यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा, तो आपको जो वो तारा होगा वो आपको रेड दिखाई देगा। ठीक है, रेड दिखाई देगा। और मान लीजिए वही तारा यदि आपके पास आ रही है, तो वो जब आपके पास आएगी तो वो आपको ब्लू दिखाई देगा। क्या होगा, ब्लू दिखाई देगा। ऐसे ब्लू दिखाई, यहाँ पर तारा है तो वो आपको क्या होगा, ब्लू दिखाई देगा। तो यही डॉपलर इफेक्ट बोलता है कि ये जो देखने की जो इफेक्ट है, रेड कैसे दिखता है, ब्लू कैसे दिखता है, ये हमारे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर। जैसे जब हमको दूर जा रहे स्टार्स की लाइट क्या होती है, रेड दिखाई देती है, यानी लाल दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जा रही है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है।
यदि वही ब्लू दिखाई देगी तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा होने की वजह से वो ब्लू हमको दिखाई देगी, और कम होने की वजह से क्या होती, रेड दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डॉपलर इफेक्ट है इस चीज़ को समझ गए। चलिए एक बार देखते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये सूर्य आपको दिख रहा है, ठीक है। सूर्य की जब किरणें आती हैं, आपके पास आती हैं सूर्य की किरणें, तो वो क्या होती है, आपको वो ब्लू दिखाई देगा। ये देखिए, जब आपके पास आ रही है सूर्य की किरणें तो ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है यफ, ये ज़्यादा हो जाता है। वही सूर्य की किरणें जब आपसे दूर जाने लगती है, जैसे शाम के टाइम में आप देखे होंगे कि जो जो सूर्य की किरणें हैं, वो जब ढलने लगता है सूर्य, तो आपको सूर्य क्या होती है, रेड दिखाई देने लगता है। सूर्य क्या आपको रेड दिखाई देने लगता है। तो यही होता है डॉपलर इफेक्ट। तो इसमें दो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। एक होता है वेव लेंथ पर डिपेंड करता है, वेव लेंथ या फ्रीक्वेंसी, इन दोनों पर, यानी फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ पर डिपेंड करता है। और डॉपलर जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। तो रिलेटिव मोशन जो होता है, ये आपस में गति करता है। कौन, ये गति के कारण आपको ये ऐसा दिखाई देता है, यानी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा होने के कारण ये आपको रेड और ब्लू दिखाई देता है। डॉपलर इफेक्ट ये बताता है हमको। तो इसका फॉर्मूला जो है, चूँकि फार्मूला हम लोग कैसे देखेंगे, फार्मूला चूँकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड है, तो हमको फार्मूला वैसे ही मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो फार्मूला बनता है डेल एफ अपॉन एफ वी अपॉन सी। अगर वेवलेंथ की बात करें तो डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल वी अपॉन सी, ठीक है, सी। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि जो डेल एफ है, ये फ्रीक्वेंसी में बदलाव होता है। कैसे बदलाव होगा, पहले जब दूर जाएगी तो रेड दिखाई देगा, पास आएगी तो ब्लू दिखाई देगा। तो यानी ये फ्रीक्वेंसी के बदलाव ही हो रही है। और एफ यहाँ पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, और वी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वेग जिसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी है। और सी क्या है, लाइट की स्पीड है। और लैम्डा यहाँ पर जो दिया है वो है वेव लेंथ में बदलाव, चेंजेस ऑफ वेव लेंथ, और ये ओरिजिनल वेव लेंथ है। चलिए अब टाइम आ गया न्यूमेरिकल देखने का। न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे एक स्टार है, एक तारा है, जिसका वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी दिया है 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये इतनी स्पीड से वो दूर जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, कैसा दिखाई देगा हमको, रेड दिखाई देगा, यानी लाल दिखाई देगा, ठीक है। अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो है, यानी दूर जाते हुए हमको दिखाई देगा। पहले तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 14 थी हर्ट्ज, और लाइट की स्पीड चूँकि हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चेंजेस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखिए चेंजेस फ्रीक्वेंसी होगी वी अपॉन सी इंटू एफ। इसमें हम लोग सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो डेल एफ चूँकि दूर जा रही है तो रेड से हम लोग लिखेंगे। तो वी का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁶, और एफ की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻14, अपॉन सी के वैल्यू 3 × 10⁸ 3 से 3 कट गया, और 14 6 20, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो यानी 5 × 10⁻12 हर्ट्ज। ये रहा आपका आंसर। तो डेल एफ की वैल्यू 5 × 10⁻12 हर्ट्ज। चूँकि ये रेड शिफ्ट में दिखाई देगा, रेड होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये दूर जा रही है। उम्मीद करता हूँ ये डॉपलर इफेक्ट समझ गए। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी करके ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।